जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक ऐसे मैटर से बना स्टार मिला है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इवन किसी और अप्लायंसेस से भी नहीं देख सकते। बस उससे होने वाले इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके ब्रह्मांड में होने की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। या ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क मैटर स्टार। हम सबको पता है डार्क मैटर एक ऐसे स्पेशल किस्म का मैटर है जो कि ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे नहीं देख सकते। और फिजिक्स में ये एन बॉडी प्रॉब्लम से कम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एन बॉडी प्रॉब्लम को मेरी इस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें डार्क मैटर को समझना है तो आज से बहुत पीछे चलना पड़ेगा, उस समय जब हमारा ब्रह्मांड बना था, यानी द बिग बैंग के पास। तो बिग बैंग के तुरंत बाद ही पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम्स बनना चालू हो गए। लेकिन इनके फॉर्म होने के दौरान ही हमारा जो स्पेस था वो बड़ा और ठंडा होता चला जा रहा था। तो इसी एक्सपेंशन के चलते अगले 20 मिनट के बाद एक्सपेंशन की वजह से हमारे पूरे यूनिवर्स में एनर्जी इतनी कम हो गई कि जो एटम्स थे वो फ्यूज होना ही बंद कर गए। और जैसा कि हम सबको पता है कि अगर एटम्स फ्यूज ही नहीं होंगे तो तारे नहीं बनेंगे, क्योंकि तारे तभी फॉर्म होते हैं जब हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज होकर हीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब अर्ली यूनिवर्स से आज तक एक भी स्टार फॉर्म ही नहीं होना चाहिए था। बट वी ऑल नो दिस इज नॉट अ केस। इवन आज भी कितने सारे स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, और इवन अलग अलग वैरायटी के। बस यही चीज वैज्ञानिकों के भी दिमाग में खटकी कि आखिर रिजल्ट कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। और इसी बीच वैज्ञानिकों को एक मैथमेटिकल गैप मिला। बट वैज्ञानिकों ने जब एक हाइपोथेटिकल मैटर को इस कॉन्सेप्ट के अंदर ऐड किया ना, तो हमारी सारी थ्योरी सेंस बनाने लगी। मतलब कि उसी के एग्जिस्ट करने की वजह से हीलियम भी फ्यूज होने लगे और स्टार्स का भी फॉर्मेशन होने लगा। और इसी चीज को नाम दिया डार्क मैटर। और डार्क मैटर के एग्जिस्ट करने की वजह से हमारा पूरा ब्रह्मांड पॉसिबली बन सकता था। अब ये खास इसीलिए था क्योंकि डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो किसी और मैटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता। बस ये चीज आगे वीडियो में याद रखिएगा कि जो डार्क मैटर का बेस्ट फ्रेंड है वो है ग्रेविटी। और ऐसा नहीं है ये बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके होने के प्रेजेंस के काफी सारे एग्जांपल्स हमें रियल लाइफ में लिटरेचर में देखने को मिले हैं। तो हुआ ये ना, जब 1930s में पहली बार इस मैटर की डिस्कवरी हुई तब वैज्ञानिक इस स्पेशल टाइप के मैटर को लेकर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे। बट 1980s आते आते कुछ वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया कि नॉर्मल मैटर्स की तरह डार्क मैटर भी है, और वो भी बिग बैंग के समय ही फॉर्म हुआ था। लेकिन वो एक स्पेशल टाइप के डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से बना था जिसका नाम है विम्प, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल। मतलब इसके लिए एक अलग ही टाइप का क्लास निकाल दिया गया कॉल्ड विम्प। अब होता कुछ ऐसा है, यही विम्प से बने कुछ पार्टिकल जब एक साथ किसी जगह पर आ जाते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ था अर्ली यूनिवर्स में, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो पा रहे थे और स्टार का फॉर्मेशन हुआ। अब क्योंकि तब के टाइम पर स्टार एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि डार्क मैटर एग्जिस्टेंस में था, तो इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का ग्रुप ये मानता था कि पहले के टाइम के जो भी स्टार्स बने हैं वो डार्क मैटर से ही बने हैं। लेकिन एक वैज्ञानिकों का ग्रुप ऐसा भी था जो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इन दोनों टीम्स में डिबेट चली रही थी। लेकिन फिर इसी बीच एक नई डिस्कवरी हुई जिसने इस वैज्ञानिकों के बिलीफ को ही हिलाकर रख दिया। तब ये पता चला कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए भी अर्ली यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर के पार्टिकल से ही बना हुआ है। अब इन 3 रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर जब ये रिसर्च कर रहे थे कि आखिर सजिटेरियस ए, जो कि हमारी गैलेक्सी का एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, वो हमारे यूनिवर्स के केवल 200 मिलियन साल बाद ही कैसे बन पाया था, क्योंकि बिग बैंग के बाद पहले जो स्टार्स थे उनके बनने में ही करीब 100 से 400 मिलियन साल का वक्त लगा था। और हम सबको पता है ब्लैक होल्स तभी फॉर्म होते हैं जब एक स्टार फटता है, और स्टार फटने के बाद जब वो ब्लैक होल फॉर्म भी कर देता है तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने में उसे ऑब्वियसली लगभग 1 बिलियन ईयर्स लग जाते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल बना और तुरंत ही वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बन गया। अब इस वजह से या तो हमारी बिग बैंग थ्योरी गलत थी या फिर ब्लैक होल को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो मिसिंग था।
इसीलिए इन तीनों यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने सुपर कंप्यूटर्स की मदद से अर्ली यूनिवर्स की कंडीशन को क्रिएट किया। तब उन्हें देखने को मिला कि ये डार्क मैटर पार्टिकल्स यानी कि विम्प ने पहले एक डिस्क का निर्माण किया और बाद में आगे चलकर यही डिस्क एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में बदल गए। मतलब एक विम्प यानी कि डार्क मैटर पार्टिकल ने डायरेक्ट ही बिना किसी स्टार के एक ब्लैक होल को फॉर्म कर दिया। अब यहाँ से कहीं ना कहीं डार्क मैटर स्टार के भी इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था ये एविडेंस कि आखिर जब डार्क मैटर एक ब्लैक होल को बना सकता है तो स्टार को क्यों नहीं। बिकॉज वी ऑल नो कि साइंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एविडेंस। अगर आपके पास एक एविडेंस है तो आप उसके बलबूते एक थ्योरी भी बना सकते हो। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमर कैथरीन फ्रीज ने डार्क मैटर स्टार की थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसका एक थ्योरेटिकल मॉडल बनाया। अब इनका कहना था कि एक डार्क मैटर स्टार में भी नॉर्मल स्टार की तरह हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो चलिए इस डार्क मैटर स्टार को और इजी वे में समझते हैं। और जैसा कि आप इस क्लिप में क्लियरली देख सकते हैं कि एक ठंडे हाइड्रोजन क्लाउड से एक स्टार का फॉर्मेशन होने वाला है, जिसे हम साधारण भाषा में नेब्यूला भी कहते हैं। तो इसके सेंटर में एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। अब ये टग ऑफ वॉर फोर्स और ग्रेविटी के बीच में होता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी अंदर की ओर सारे मॉलिक्यूल्स को खींचती है और गैस पार्टिकल्स के बीच में मौजूद फोर्स उन सबको एक दूसरे से दूर ढकेलता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा मैटर सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो एक प्रोटोस्टार को फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये जो सेंटर होता है ये एक प्रोटोस्टार बन जाता है, क्योंकि ये दूसरे के मुकाबले बहुत ज्यादा ही डेंस हो जाता है। अब अगले 5 से 10 लाख सालों में ये जो प्रोटोस्टार है और भी ज्यादा डेंस होने लगता है और वो फाइनली एक स्टार को फॉर्म करता है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस स्टार के अंदर का जो कोर है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उसके अंदर के हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में फ्यूज होने लगते हैं और फाइनली एक स्टार फंक्शनिंग में आता है। और बिल्कुल ऐसा ही एक डार्क मैटर स्टार के प्रोसेस में होता है। बस यहाँ पर क्लाउड की ग्रेविटी नहीं बल्कि डार्क मैटर की ग्रेविटी क्लाउड को एक दूसरे के करीब खींचती है, जिसे हम डार्क मैटर कैप्चर कहते हैं। अब ये जो डार्क मैटर है ये कोर को इतनी ज्यादा एनर्जी देने लगता है कि उसमें फ्यूजन चालू हो जाता है। और ये जो स्टार है जो कि डार्क मैटर से बना हुआ है, इसके बावजूद भी ये एक नॉर्मल मैटर से बने स्टार से 10 लाख गुना ज्यादा ब्राइटर होता है। तो बेसिकली जो डार्क मैटर स्टार है उसमें डार्क मैटर ही उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल था। इसके पहले एविडेंस हमें 13.6 बिलियन ईयर्स पुरानी एक गैलेक्सी में मिले। तो हुआ कुछ ऐसा ना कि पिछले साल में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपने एडवांस मॉड्यूल्स की मदद से 3 गैलेक्सीज का सैंपल कलेक्ट किया, जिनकी एज 13.4 से 13.6 बिलियन ईयर्स की थी, यानी कि बिग बैंग के सिर्फ 200 मिलियन साल बाद। अब ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि एक गैलेक्सी को फॉर्म होकर मैच्योर बनने में लगभग 1 बिलियन साल का समय लगता है। अब इसी वजह से कैथरीन और उनकी टीम ने ये अज्यूम किया कि ये एक गैलेक्सी नहीं बल्कि डार्क मैटर स्टार है। अब क्योंकि वैज्ञानिकों ने इससे पहले तो कोई डार्क मैटर स्टार देखा नहीं था, इसीलिए कैथरीन ने एक उसका मॉडल बनाया इस डार्क मैटर स्टार को एक एग्जाम्पल के तौर पर मानते हुए, और इसके लिए उन्होंने क्लस्टी नाम के एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। अब इस सॉफ्टवेयर में होता यह है कि बेसिकली आपको उस स्टार की इंफॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करनी है और वो अपने आप ही उस स्टार के एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर लेगा। और कुछ ऐसा ही कैथरीन ने भी किया। अब क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसका स्पेक्ट्रल डाटा हमें नहीं प्रोवाइड किया था, जैसा कि वो हर केस में नहीं करता, तो पहले तो इस इमेज को अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम से गुजारा गया और इसका स्पेक्ट्रम डाटा कलेक्ट किया गया। उसके बाद इसे उस सॉफ्टवेयर में डाला गया, जिसकी वजह से कैथरीन ने ये इन शॉर्ट प्रूफ कर दिया कि ये एक डार्क मैटर स्टार है। बट अब जब डार्क मैटर की गुत्थी सुलझने वाली थी तो कैथरीन को अपने ही मेथड्स में कुछ लूप होल देखने को मिल गए। और उन लूप होल्स के बारे में बात करने से पहले आप ये सोचिए कि आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे। ऑफ कोर्स उसकी तरह एक दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर उससे कंपेयर करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपके लिए रेफरेंस बन जाएगा। लेकिन क्या हो एक ऐसे केस में आपका रेफरेंस ही अननोन हो तो। इसीलिए JWST से जो हमें स्टार देखने को मिला था वो रियल में एक ऐसे स्टार से कंपेयर किया जा रहा था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता।
केवल उसे थ्योरेटिकली क्रिएट किया गया था। और दूसरा, JWST ने हर बार की तरह इस बार स्पेक्ट्रल डाटा हमें प्रोवाइड ही नहीं किया था, तो हमने खुद ही उसके स्पेक्ट्रल डाटा को कलेक्ट किया। अब स्पेक्ट्रल डाटा कुछ इस तरीके का है ना कि इमेजिन करो आप एक केक को एक स्ट्रॉ से देख रहे हो जो कि एक ब्राउन कलर का है, तो आपको उसके कलर के बारे में तो पता चल जाएगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे वो बना हुआ है, उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होगी। और ये चीज एक स्पेक्ट्रल डाटा क्रिएट करने में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसमें एक छोटी सी गलती बहुत सारे एरर्स को जन्म दे सकती है। और तीसरी और मेजर प्रॉब्लम ये है कि JWST का जो रेजोल्यूशन है वो इससे काफी ज्यादा छोटा था। देखिए, हर एक टेलीस्कोप का एक रेजोल्यूशन होता है, जिससे वो अगर किसी 3 ऑब्जेक्ट को कैप्चर करता है, जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट उसके रेजोल्यूशन के एकदम करेक्ट है, तो वो उन्हें हाईलाइट करेगा, लेकिन जो उसके रेजोल्यूशन से बहुत कमजोर है उसे वो ब्लर कर दे देगा। अब क्योंकि ये जो स्टार हमें मिला था वो उसके रेजोल्यूशन से 10 मिलियन गुना ज्यादा छोटा था, इसीलिए उसे ब्लर कर दे दिया गया। अब एक ब्लरिटी की वजह से एक गैलेक्सी को स्टार कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। इवन ऑफिशियली जिस एस्ट्रोनॉमर ने इसे पहले ही डिस्कवर किया था, उन्होंने ऑफिशियली इसको एक गैलेक्सी कंसीडर किया है, तो इसी की वजह से हम इसे एक डार्क मैटर स्टार नहीं कह सकते। लेकिन आई होप आज की इस वीडियो में आपको डार्क मैटर से जुड़े कई सारे सवालों के आंसर मिल गए होंगे। ऐसे ही वीडियोस अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप 3 बॉडी प्रॉब्लम की सोल्यूशन को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।